आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के बारे में। ये बेसिकली दूसरी थ्योरी थी जिसमें हम लोगों ने सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की वर्किंग को समझाती है। और इससे पहले वाला लेक्चर जो था वो क्रॉस फील्ड थ्योरी का था। उसके अंदर हमने सीखा था कि कैसे दो फील्ड यानी कि एक 90 डिग्री स्पेस अपार्ट होके कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की वर्किंग को समझ पाए थे। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम लोग डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी से ही चीज जानेंगे। इस लेक्चर को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि कैसे आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग को समझाएंगे डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी से। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता भी है। तो ये लेक्चर देखने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे। ठीक, अब चलते हैं ब्रॉड कॉन्सेप्ट पे, यानी कि ये जो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी थी इसका कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये पूरा डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी बनाई गई थी वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी कि जो सिंगल फेस अल्टरनेटिंग फ्लक्स फील्ड थी, सिंगल फेस अल्टरनेटिंग जो फील्ड है फाई एस स्टेटर की, ठीक है, जो स्टेटर की फील्ड है फाई एस सिंगल फेस अल्टरनेटिंग फील्ड, इसको इन्होंने इस थ्योरी के अंदर दो पार्ट्स में तोड़ दिया था। एक था फॉरवर्ड कंपोनेंट फाई एफ, ठीक है, और एक था बैकवर्ड कंपोनेंट फाई बी। ठीक, तो ये जो दो पार्ट्स में तोड़ा और इनका जो एडिशन था वो इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, फाई एस। यानी कि फाई एस जो है वो बेसिकली सम होगा फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड का और बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड का, और जिसके अंदर ये दोनों के दोनों मिलके क्या करेंगे, फाई एस को बनाएंगे। ठीक, तो ये बेसिकली ओवरऑल कॉन्सेप्ट था डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी का। कॉन्सेप्ट ये कहा गया कि हम लोग जो सिंगल फील्ड है फाई एस, इसको दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं, एक फॉरवर्ड रोटेटिंग और एक बैकवर्ड रोटेटिंग, और ये बराबर होंगे इसके टोटल मैग्नेटिक फील्ड के स्टेटर की। ठीक है, अभी इसको और डिटेल में समझेंगे क्या क्या मतलब है इसका। इसमें जो फाई एफ ये जो इन्होंने लिया था फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड, इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, तो जो टोटल रोटेटिंग फील्ड जो टोटल है स्टेटर की फील्ड फाई एस डिवाइड बाई 2, और ऐसी जो फाई बी था इसकी भी वैल्यू कितनी थी, फाई एस डिवाइड बाई 2। ठीक, यानी कि हमने क्या करा, जो हमारी टोटल नेट स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है इसको हमने दो पार्ट्स में तोड़ लिया, फाई एफ और फाई बी, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेशन, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड फाई एस बाई 2 फाई एस बाई 2। ठीक है, अब फॉरवर्ड जो है, तो अगर फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड को अगर मैं ले रहा हूँ, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो बैकवर्ड है ये किधर होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये कहा गया कि आप टोटल जो स्टेटर की फील्ड है उसे दो पार्ट्स में तोड़ लें। एक था आपका एक फील्ड को नाम दे दिया गया फॉरवर्ड फील्ड, एक फील्ड को नाम दे दिया गया बैकवर्ड फील्ड, और फॉरवर्ड फील्ड जो होगी दोनों के दोनों बैकवर्ड और फॉरवर्ड फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो टोटल फील्ड के डिवाइड बाई 2 होगा, यानी कि जस्ट हाफ होगा। लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगी वो दोनों की अपोजिट होगी, एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होगी, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होगी। ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था, अभी मैं इसको आपको बना के दिखाऊंगा और बहुत अच्छे से इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो दिया गया। ठीक, इसीलिए इसका नाम पड़ा डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। देखो, एक फील्ड ये है फॉरवर्ड फील्ड, एक फील्ड ये है बैकवर्ड फील्ड, और दोनों की दोनों क्या हो रही, रिवॉल्व हो रही हैं, और एक क्लॉकवाइज में हो रही, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो दो फील्ड रिवॉल्व होती हुई, इसीलिए इस थ्योरी को नाम दिया गया डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी का। ठीक, अभी इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी पिक्चर्स के थ्रू आपको रिप्रेजेंटेशन देता हूं, इसका क्या मतलब हुआ, कैसे कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, ओके, तो मैंने आपको याद होगा जब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्यों नहीं रोटेट कर रही थी, तो उसमें मैंने आपको जो दूसरा केस बताया था, सेकंड केस, पुराना लेक्चर अगर आपने मेरा सेकंड लेक्चर देखा होगा इसका, तो उसमें हमने बताया था कि अगर मान लेते हैं नॉर्थ पोल यहां पर है, ठीक है, T1 टाइम पे, और T2 टाइम पे जो है वो नॉर्थ पोल घूम के कहा गया, रोटर के ये आ गया, ये रोटर है, रोटर। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद घूम के वो यहाँ पे आ रहा है T2 टाइम पे। ठीक, तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आने के लिए दो तरीके थे। जो दूसरी थ्योरी थी वो ये कहती थी, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि नॉर्थ पोल यहाँ से थोड़ी देर बाद क्या होगा, T2 टाइम पे नॉर्थ पोल यहाँ आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट से राइट में आ जाएगा। और जो डबल, तो इसको आने के दो तरीके, 50-50 अगर प्रोबेबिलिटी मानी जाए कि ये यहाँ तक कैसे पहुंच रहा है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट दिया गया कि एक हो सकता है इस रास्ते से आ रहा हो, कुछ फ्लक्स इस रास्ते से पहुंच रहा होगा नॉर्थ, और कुछ जो है वो इस रास्ते से आ रहा होगा, याद है आपको। और मैंने आपको बताया था क्योंकि ये दोनों फील्ड जो है एक दूसरे के एंटी हैं, तो इनकी वजह से बनने वाला जो टॉर्क होगा इस रोटर के अंदर वो भी एंटी होगा। रोटर का अपर पोर्शन जो होगा वो इसको
इसके फ्लक्स को अपोज करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट होके, और नीचे वाला जो रोटर के स्लॉट्स हैं उनके अंदर जो करंट बनेगा वो रोटर को इस डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन। और नेट क्या होगा, रोटर क्या होगा, अपनी जगह रुका रहेगा। ये चीज मैंने आपको प्रीवियसली पहले बता दी थी, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट बनाया गया, ठीक। तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ये कहती है कि नॉर्थ पोल यहाँ था, थोड़ी देर बाद नॉर्थ पोल यहाँ पहुंच रहा है, ठीक। मैंने यहाँ पे एक T1 में बता दे रहा हूँ, नॉर्थ पोल यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है। अब इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने के दो रास्ते हो सकते हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। तो थ्योरी ये कहती है जो डबल रिवॉल्विंग की, हम लोग नेट फ्लक्स यानी कि पूरा नॉर्थ पोल को दो पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, क्योंकि दोनों के चांसेस हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि नॉर्थ पोल आधा ऊपर के रास्ते से पहुंच रहा है और आधा नीचे के रास्ते से यहाँ पे पहुंच रहा है। तो ये जो ऊपर के रास्ते से जा रहा है इसको हमने नाम दे देते हैं, अगर नॉर्थ पोल का जो नेट फ्लक्स है, अगर नॉर्थ पोल का जो नेट फ्लक्स है वो है, मान लेते हैं फाई एस, ठीक है, स्टेटर का फ्लक्स, ठीक। तो जो नीचे वाला पोर्शन से जा रहा है इसको हम नाम दे देते हैं फाई बी, बैकवर्ड फील्ड। और जो ऊपर से जा रहा है इसको हम नाम दे देते हैं फाई फॉरवर्ड, ठीक है। और मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि फाई फॉरवर्ड और फाई बैकवर्ड दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड होगा फाई एस डिवाइड बाई 2। तो हम ये, तो बेसिकली ये थ्योरी क्या कहती है कि नॉर्थ पोल जो यहाँ से रोटर घूम के यहाँ पे आएगा, क्योंकि ऑब्वियस चीज है, अल्टरनेटिंग फील्ड है, तो नॉर्थ पोल पहले यहाँ था, अगली बार यहाँ साउथ आ जाएगा, नॉर्थ यहाँ आ जाएगा। तो नॉर्थ यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा, तो इन्होंने कहा आधी फ्लक्स ऊपर से गई और आधी फ्लक्स नीचे से गई, तब जाके यहाँ पहुंचा, ठीक। तो आधा नॉर्थ पोल ऊपर से और आधा नॉर्थ पोल नीचे से जाके यहाँ पे आ जाएगा हाफ साइकिल बाद, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली फील्ड है इसको हमने फाई एफ कह दिया फॉरवर्ड फील्ड, नीचे वाली को बैकवर्ड कह दिया। अब देखो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देख लो, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है, इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। जबकि जो ये वाली फील्ड है यानी कि बैकवर्ड फील्ड, जैसे मैंने नाम दिया, इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक। तो नीचे वाली जो फील्ड है ये क्या है, बैकवर्ड वाली जो एंटी क्लॉकवाइज है, और जो ऊपर वाली फील्ड है वो क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट था। अगली बार नॉर्थ पोल यहां आ गया हाफ साइकिल बाद, ठीक। ये वाली अगर साइकिल की बात करी जाए, ये कौन सी साइकिल की बात की जा रही है, इसको भी बता देता हूं मैं आपको। इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ये भी हटा देते हैं, ओके। तो ये हम बात कर रहे हैं T1 टाइम की, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर AC की साइकिल की बात की जाए तो ये कौन से पीरियड की बात हो रही है, तो ये हो रही है पॉजिटिव, यहां से लेके इस पीरियड की पर्टिकुलर बात हो रही है, ठीक है। तो ये अगर पर्टिकुलर साइकिल की बात की जाए, यहां से यहां तक का जो पीरियड होगा ये होगा T1, और T1 टाइम में क्या होगा, नॉर्थ पोल घूम के यहां पहुंच गया होगा, यानी कि नॉर्थ यहां से अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गया होगा, ठीक, -n, क्लियर हो गया, यानी कि इधर आ गया है। और T2 साइकिल की बात की जाए तो T2 साइकिल में हम लोग क्या देखेंगे कि नॉर्थ पोल यहाँ पे है हाफ साइकिल में, अब ये नॉर्थ पोल को यहां से घूम के यहाँ पे आना है, इधर, ठीक है। यही तो होगा, अगर नॉर्थ यहां पर है तो हाफ साइकिल बाद नॉर्थ यहां आ जाएगा, ठीक। तो ये साइकिल देख लेते हैं, यहाँ पे है नॉर्थ पोल -n मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, और इसे घूम के यहाँ पे आना है +n पे, यानी वापस से यहाँ पे। तो ये देखो इस तरीके से मैंने साइकिल, AC साइकिल जो होती है आपको उसके दो पार्ट्स में तोड़ दिया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है वो T2 है, ठीक है। तो T2 को देखते हैं, अगेन सेम कॉन्सेप्ट। अब नॉर्थ पोल यहाँ आ गया दो फील्ड में टूट के, यानी कि कुछ नॉर्थ ऊपर से आया और कुछ नॉर्थ नीचे से आया, ऊपर वाली फॉरवर्ड फील्ड हो गई, नीचे वाली बैकवर्ड फील्ड से आ गया, ठीक है। अब यहाँ आ गया नॉर्थ, अब नॉर्थ को वापस यहाँ जाना है नेक्स्ट हाफ साइकिल में। तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में जाने के अगेन दो रास्ते, ये ऊपर से जाएगा और आधा कहां से जाएगा, नीचे से जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देखो फाई एफ क्या थी, क्लॉकवाइज थी। तो क्लॉकवाइज का मतलब अगर नॉर्थ को यहां से यहां जाना है तो क्लॉकवाइज क्या होगा, ये वाली डायरेक्शन हुई। तो नीचे वाली आपकी ये जो होगी, नीचे वाली फील्ड ये क्या होगी, ये होगी फाई फॉरवर्ड, और ये हो जाएगी फाई बैकवर्ड। देखो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, याद रखना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो मैंने मार्क करी है इसको हमेशा कांस्टेंट बनाए रखना। यानी कि अगर हमने फाई एफ को क्लॉकवाइज लिया है तो फाई एफ हमेशा क्लॉकवाइज रहेगा, चाहे नॉर्थ यहां से यहां मूव करे या वापस से लेफ्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ्ट जाए। देखो लेफ्ट टू राइट आया क्लॉकवाइज, और अब की कहां जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो देखो क्लॉकवाइज, ठीक है। तो फाई एफ नीचे से चला जाएगा, यानी कि इस तरीके से ये टर्न ले रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल यहाँ आया था, अब यहाँ से वापस जा रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज थी नीचे वाली बैकवर्ड, और अब ये घूम के यहाँ से वापस जा रही, ठीक। तो ये देखो यहाँ से घूम के वापस जा रही, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक। तो फाई एफ फाई बी, तो इस तरीके से नॉर्थ पोल जो है वो यहाँ से राइट से वापस से लेफ्ट में पहुंचेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो था ये एक थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है पूरी की पूरी डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी की। और उन्होंने कहा क्योंकि
डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ने कहा कि अगर आपको नॉर्थ पोल यानी कि स्टेटर के फ्लक्स का अल्टरनेटिंग फ्लक्स है तो एक बार नॉर्थ है, अगली साइकिल हाफ साइकिल में वो साउथ हो जाएगा, और नॉर्थ टू साउथ होने का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉर्थ दूसरी जगह पहुंच जाएगा। ठीक, नॉर्थ है यहाँ पे, अगली साइकिल हाफ साइकिल में यहाँ साउथ आ जाएगा और यहाँ नॉर्थ आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो था ये कि नॉर्थ यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा, तो इन्होंने कहा कि हम क्या मान सकते हैं, दो तरीके से, दो रास्ते से गया होगा, आधा ऊपर से और आधा नीचे से, यानी कि आधा क्लॉकवाइज आधा एंटी क्लॉकवाइज। आधा क्लॉकवाइज जो था वो फॉरवर्ड फील्ड के रूप में और एंटी क्लॉकवाइज बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड फील्ड के रूप में गया होगा। ठीक, दोनों देखो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं। इसी तरीके से जब नेक्स्ट हाफ साइकिल में नॉर्थ यहां से वापस आया होगा जीरो पे, एसी यही तो होती है, अगर आप एसी बनाओगे तो देखो नॉर्थ यहां से यहाँ गया, फिर वापस से अपनी जगह आ गया ओरिजिनल जगह पे, तो वापस से ओरिजिनल जगह ले आओ नॉर्थ को, तो अगेन सेम हाफ दो फील्ड में टूट के आएगा, आधा ऊपर से और आधा नीचे से। ठीक है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड फील्ड के रूप में। तो ये क्योंकि डबल रिवॉल्व, देखो दो फील्ड हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रही हैं, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को नाम किया डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। ठीक, आई होप पिक्टोरिकली यानी कि पिक्चर के थ्रू आपको समझ में आ गया कोई कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, अभी मैं इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और हम सीखेंगे कि किस तरीके से, हम ये सीखेंगे किस तरीके से यहाँ पे फेजर के हिसाब से कैसे काम हो रहा है, इसको भी सीखेंगे। बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना है आपको, डिटेल में जुड़े रहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी, अब तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। ओके, एक चीज और बता दूं, एक चीज कॉन्सेप्ट ये था कि रोटर रोटेट क्यों नहीं करा, यानी कि सिंगल फेस मोटर में। तो देखो ये वाला समझ में आ गया आपको। देखो हम लोगों ने सीखा था, मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर क्या था, स्क्विरल के जो रोटर हमने यूज किया था, तो जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास रोटेट होती थी तो उसके अंदर के जो रोटर के कंडक्टर्स होते थे वो अपने आप को मूव कराने की कोशिश करते थे इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ताकि क्या हो, उसके रिलेटिव मोशन को रिड्यूस कर सके। तो इसीलिए क्या होता था, इंडक्शन मोटर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती थी। लेकिन अगर यहाँ पे देखो तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दो हैं, यानी कि ऊपर भी है और नीचे भी है। तो नीचे वाले जो कंडक्टर्स हैं वो बैकवर्ड फील्ड में डायरेक्शन में रोटेट होने की कोशिश करेंगे, जबकि जो ऊपर वाले कंडक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, वो फॉरवर्ड फील्ड डायरेक्शन रोटेट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो नेट जो रोटर होगा वो अपनी जगह रुका रहेगा। ठीक है, ऐसी देखो सेकंड हाफ साइकिल में देख लो, यहाँ पे ऊपर वाले जो कंडक्टर है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट, यानी कि इसकी डायरेक्शन में रोटेट होने की कोशिश करेंगे। नीचे वाले जो कंडक्टर्स हैं उनके अंदर जो टॉर्क बनेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होने की कोशिश करेगा, रोटर को करवाने की कोशिश करेगा। क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो नेट टॉर्क जीरो, और मोटर जो होगी वो अपनी जगह स्टैंड स्टिल में ही रह जाती है। ठीक है, तो ये डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ने भी समझा दिया कि क्यों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना नामुमकिन है विदाउट इनिशियल पुश। अभी हमने ये नहीं बताया आपको कि ये कैसे करते हैं, इसको हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। अभी डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा रहा हूँ। एक तो ये हो गया, पिक्चर से मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपकी स्पेस फेजर रिप्रेजेंटेशन से। स्पेस फेजर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो इस अब हम लोग सीखेंगे ये सेम कॉन्सेप्ट स्पेस फेजर रिप्रेजेंटेशन के रूप में सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। नाउ अगर बात कर लेते हैं इसको समझने के लिए, सबसे पहले मैं आपके लिए एक साइकिल बना देता हूं। ठीक है, और अगर मैं सिंगल फेस एसी की बात करता हूं तो कुछ इस तरीके से होगी। नाउ टाइम पीरियड मार्क कर लेते हैं। दिस वन इज T1, this one is T2, this one is T3, this one is T4, this one is T5, this one is T6, this one is T7। ये T7 है तो ये भी क्या होगा, T7 ही होगा, क्योंकि साइकिल यहाँ से दोबारा शुरू होती है। T7 एंड दिस वन इज T8। ठीक है, देखो बहुत डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूँ, इससे ज्यादा डिटेल तुम्हें किसी भी लेक्चर में सीखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए ना ही बुक में इतनी इजीली समझ में आता है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान से समझते रहना, कहीं पे भी आपको ध्यान को अपने भटकाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहो, पूरा समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब लाओ मैग्नीट्यूड मार्क कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जीरो है, ये अगर मैक्स ये है +5s, ये है -5s। ठीक है, तो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये हो गया -5s हो गया, रोटर का स्टेटर का सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम जो पॉसिबल है ये हो गया +5s। ठीक है, दिस वन पॉइंट एंड दिस वन पॉइंट इज 0.75s। ठीक है, ये भी कितना होगा 0.75s। ठीक है, ये जानते होगे आप साइकिल में। ठीक है, और दिस वन इज 0.75s माइनस में। ठीक है, एंड दिस वन इज अगेन माइनस का 0.75s। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक,
ये सब लोग पता होगा 0.77 होता है यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट, 63% समथिंग करके होता है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू पीक की 5s है तो ये जो दोनों पॉइंट होते हैं 70.7% आई थिंक समथिंग इनका कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो ये जो होते हैं 0.75s हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, 0.75s हो गया। ठीक, नाउ ये हो गई तुम्हारी एसी साइकिल, इसको मुझे ड्रॉ करना है। यानी कि अगर हम बात करी जाए, ठीक है, T1 टाइम पे मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड हमारे पास 5s है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर की है फील्ड। T2 टाइम पे जो उसका मैग्नीट्यूड है 0.75s है। T3 टाइम पे कितना है, 0 है, देखो T3 टाइम पे 0 है। T4 पे कितना है आपका, माइनस का 0.75s है। ठीक है, T5 पे कितना है आपका मैग्नीट्यूड, -5s है। T6 पे माइनस का 0.75s है एंड T7 पे 0 है। ठीक है, एंड इसके बाद T8 पे कितना है, प्लस 0.75s है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, वापस से T1 पे। क्लियर हो गया। तो ये साइकिल है, इस तरीके से साइकिल आपको फॉलो करनी होगी। देखो ये जो मैग्नीट्यूड आया है ये कुछ इस तरीके से आया है। क्लियर हो गया, यानी कि T1 T2 T3 पे किस तरीके से मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। अभी तक मैंने यहाँ पे डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी कोई भी कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया है। ये जस्ट मैंने आपको ये बताया है कि अगर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 5s है किसी मूवमेंट पे, तो वहां पे कैसे नॉर्थ पोल शिफ्ट हो रहा होगा साउथ पोल की तरफ और किस तरीके से उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं +5s जो है वो एक पर्टिकुलर पोल है, तो -5s क्या, जस्ट उसका रिवर्स पोल है। तो यानी कि अगर यहाँ बात करें किस तरीके से हो रहा होगा, तो अगर T1 टाइम पे मान लेते हैं नॉर्थ पोल बड़ा सा है, T2 टाइम पे छोटा नॉर्थ पोल, T3 टाइम पे 0 कोई भी पोल नहीं है, T4 टाइम पे T4 टाइम पे छोटा सा साउथ पोल, T5 पे कैपिटल साउथ पोल, T6 पे छोटा सा साउथ पोल, T0 देन वापस से छोटा सा नॉर्थ पोल एंड देन फिर से बड़ा नॉर्थ पोल। ठीक है, तो इस तरीके से साइकिल वेरी कर रही है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और अगर मैं इसी को आपको रोटर पे समझा दूं, तो एक बार मान लेते हैं T1 टाइम पे यहाँ पे बहुत, ठीक है, T1 टाइम पे बड़ा सा नॉर्थ पोल होगा, फिर छोटा होता चला जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ साउथ आएगा, फिर कैपिटल साउथ आएगा, इसी तरीके फिर वापस से स्मॉल साउथ आएगा, देन फिर 0 होगा, देन फिर से ये साइकिल रिवर्स होती आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर पार्ट में नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ शिफ्ट होता रहेगा। यही तो अल्टरनेटिंग सप्लाई होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब हम लोग डबल रिवॉल्विंग फील्ड पे बात करेंगे। तो देखो मैंने क्या सीखा था कि जो 5s है, हमने देखो यहाँ शुरुआत के स्टेटमेंट में बताया था कि जो 5s होगा वो किसके बराबर होगा, वो तुम्हारा 5f प्लस 5b, इनका हमेशा फेजर सम होगा। ठीक है, तो यानी कि 5s जो होगा वो फेजर सम होगा 5f प्लस 5b के बराबर। इसी में तोड़ा था, देखो यहाँ पे ये फेजर सम बना लो। ठीक है, क्लियर हो गया, यही चीज यहाँ पे काम करेगी। अब देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे, ये रोटर है हमारे पास, रोटर, ठीक है, और T1 टाइम का रोटर है। क्लियर, देन T2 टाइम का रोटर बना लेते हैं एंड T3। क्लियर हो रहा है। अब देखो जल्दी से, सबसे पहले यहां पे मान लेते हैं 5s कहाँ है, अपने मैक्सिमम पे है, ये हो गया 5s। ठीक, दिस वन इज +5s। ठीक, +5s है। अगर +5s है तो इसी डायरेक्शन में होगा 5 फॉरवर्ड होगा एंड इसी डायरेक्शन में होगा 5 बैकवर्ड। देखो क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या होगा, ये रोटेट होना शुरू होंगे, तो ये तुम्हारा रोटेट होगा 5f क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 5 भी होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 5f क्लॉकवाइज एंड 5b एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये इधर जा रहा है एंड दिस वन इज दिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना हो गया मैग्नीट्यूड, दिस वन, ये कितना हो गया 0.75s। देख सकते हो ये 45 डिग्री पर है, यहां से यहां तक का एंगल कितना है 45 डिग्री, 45, दिस वन इज 45। अब जब इनका तुम फेजर सम निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 0.75s निकल के आएगा। आप निकाल के देख सकते हो इसको। ठीक है, तो देखो रोटर रोटेट होना शुरू, ये जो हमारे फेजर रोटेट होना शुरू हुए, जो तुम्हारा फॉरवर्ड फील्ड थी वो देखो किस डायरेक्शन में हो रही, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है, बैकवर्ड फील्ड एंटी क्लॉकवाइज में हो रही है, और हमेशा इनका जो नेट सम होगा वो इक्वल होगा इसके बराबर। तो देखो 5f प्लस 5 कितना होगा 0.75s। देखो T2 पे कितना होना चाहिए था 0.75s। देखो यही आ रहा है निकल के, T2 पे 0.75s। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं और 45 डिग्री अगर मूव करते हैं क्या हो जाए, 45 डिग्री मूव करेंगे, यहां से यहां तक हमने कितना मूव करा है 45 डिग्री का रोटेशन, देन अगेन 45 डिग्री का रोटेशन करते हैं। अब क्या होगा, ये आ जाएगा आपका 5b एंड दिस वन इज 5f। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नाउ इस कंडीशन में फाई एस कितना होगा, क्योंकि जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, तो फाई एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। T3 पे फाई एस कितना होगा, 0। T3 फाई एस कितना है, 0। समझ में आ गया होगा, T3 पे फाई एस 0 हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पे 45 डिग्री हम लोग रोटेट कर रहे हैं, ठीक। आगे चलते हैं, अगेन हम लोग 3 साइकिल बनाते हैं, 1 2 3, 2 और बना लेते, 3 और बना लेते हैं यहीं पे, 4 5 6, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कहां पे थे हम लोग, T3 था, T4, T5, T6, T7, T8, T1, यही तो है। T8 के बाद T1 है, ठीक है। अब देखो शुरू करते हैं, सेम हम लोगों ने कहां तक पहुंच गए थे, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो गए थे, फाई बी फाई एफ, और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम रहा। अब फिर नेक्स्ट 45 डिग्री, यानी कि नेक्स्ट 45 डिग्री यहाँ पे मार्क कर देता हूं मैं, अगेन 45 डिग्री रोटेट करवा दो। तो 45 डिग्री रोटेट करने के बाद ही कैसे हो जाएंगे, ये सेंटर है, दिस वन इज 5B, दिस वन इज 5F, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन ऑफ जो 5S आ गया वो किधर आ गया, ये आ गया, यानी कि इस कितना हुआ, मैग्नीट्यूड कितना हुआ यहाँ पे, यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड आया माइनस, देखो नीचे हो गया ना, ऊपर अगर पॉजिटिव 5S है, यहाँ देखो अगर हम लोग ऊपर को प्लस 5S ले रहे हैं तो 180 डिग्री, यानी जब नीचे जाओगे इस पर्टिकुलर 90 को क्रॉस करोगे इस वाली लाइन को, तो नीचे कितना होगा, माइनस 5S होगा। अगर ऊपर की तरफ प्लस 5S है, तो अगर अलग कोऑर्डिनेट में चले जाओगे तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पे माइनस 5S होगा, ये माइनस 5S होगा, ये प्लस 5S होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से अब की नीचे चले गए हम लोग, ठीक। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 5S आ जाएगा, और कितना होगा इन दोनों का, ये अगेन ये 45 डिग्री पर है, ये भी 45 डिग्री पर है, तो अगर इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 0.75S, ठीक। देखो माइनस का 0.75S, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगेन 45 डिग्री चलते हैं, फिर 45 डिग्री हमने रोटेट करवाया, तो अब की क्या हुआ, अब की ये जो दोनों थे 5F नीचे आ गया, 5B भी नीचे आ गया, और जब दोनों नीचे हैं और दोनों के बीच के एंगल 0 है तो एकदम एडअप हो जाएंगे, और एडअप हो क्या बनाएंगे, ये इसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा भैया, मैग्नीट्यूड हो जाएगा माइनस का 5S, ठीक है। तो देखो T5 में मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है, माइनस का 5S, देखो T5 में मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है, माइनस का 5S, समझ में आ रहा होगा। तो देखो फेजर को रोटेट करवा के, यानी कि देखो अगर मैं ये जो 5S है, हमने करा क्या है, हमने बेसिकली जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि हमने जो फेजर है 5S वो हमने इक्वल टू माना है फेजर 5F प्लस फेजर 5B, और इनका जो नेट मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि इन दोनों को जब तुम जोड़ोगे तो उनका जो नेट मैग्नीट्यूड आएगा वही इक्वल होगा 5S के बराबर होगा, तो जितना होगा उतना 5S होगा। तो एक फील्ड जो 5S थी स्टेटर की, उसको हमने 2 फील्ड में तोड़ दिया है, बैकवर्ड फील्ड और फॉरवर्ड फील्ड, उसी का फेजर रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने आपको यहाँ पे ये बनाया था, बिल्कुल इसी को हम लोग फेजर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए। नाउ अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, अब अगेन 45 डिग्री में मूव करा देता हूँ। नेक्स्ट 45 डिग्री जब मूव कराओगे तो क्या होगा, ये 5F जो होगा ये इधर चला जाएगा और 5B एंटी क्लॉकवाइज, तो 5F इधर आ गया, आपकी क्रॉस कर गया 5F, क्योंकि 5F को अब ऊपर जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड दिस वन इज 5B, ये इधर जाएगा। देखो डायरेक्शन सेम रही रोटेशन की, 5B देखो क्लॉकवाइज आ रहा था, यहाँ आया 0 पे, देन इसे क्रॉस कर गया, तो देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अगेन लेकिन अभी क्या होगा, अभी भी जो 5S का जो मैग्नीट्यूड है वो यहीं पे रहेगा, और कितना होगा, माइनस का 0.75S, देखो यही मैग्नीट्यूड है। T6 पे कितना है, माइनस का 0.75S, देखो T6 पे माइनस का 0.75S, यहां से भी देख सकते हो T6 पे कितना है, T6 पे माइनस का 0.75S, सही है। तो देखो यानी कि एग्जैक्ट जैसा फिगर में जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए 5S का, वही मैग्नीट्यूड आ रहा है इन टर्म्स ऑफ 2 मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बेसिकली इन सब फेजर डायग्राम से हम ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड आएगा 5S का, वो जैसा कि वेव AC वेव में आना चाहिए वैसे ही आएगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ 2 अपोजिट डायरेक्शन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि 2 अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, उनके फेजर सम के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक। ओके, नाउ अगेन अब हम लोग अगेन 45 डिग्री मूव करेंगे, तो इसके बाद यहां से ले लेते हैं, अगेन 45 डिग्री मूव कर लो।
तो नेक्स्ट 45 डिग्री में क्या होगा, फाई एफ यहाँ पहुंच जाएगा, दिस वन इज फाई एफ एंड दिस वन इज फाई बी, रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस वन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो क्योंकि दोनों अपोजिट हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे फाई एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वन इज फाई एस इक्वल टू 0, यहाँ पे जो माइनस फाई एस था वो कितना हो गया, 0 हो गया, तो देखो यहाँ पे कितना आएगा 0, T7 पे 0 आ गया, ठीक, बिल्कुल एग्जैक्टली चल रहे हैं। नेक्स्ट फिर 45 डिग्री अगर मूव करते हैं हम लोग, अगेन 45 डिग्री अगर मूव करते हैं, तो अगर 45 डिग्री मूव करोगे तो अब की फाई एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एंड दिस वन इज फाई बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस वन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो वापस से जो फाई एस निगेटिव होके यहाँ पे निगेटिव हुआ था, देन 0 हो गया था, अब वापस से वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आ गया पॉजिटिव होके, दिस वन इज, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.75 एस, ये भी 45, ये भी 45, तो ये 0.75 एस आ गया। एंड लास्ट T1 पे आ जाएंगे, देखो यहां तक सही आए हैं, T8 0.75 एस, T8 0.75 एस। नाउ लास्ट में वापस से जहां से हमने शुरू करा था वहीं पहुंच जाएंगे, यानी कि वापस से यहां पे पहुंच जाएंगे, फाई एफ फाई बी, और जब दोनों एक ही जगह होंगे तो नेट जो होगा इन दोनों का एडअप हो जाएगा, एंगल 0 है तो पूरा का पूरा सम मिलेगा, जो कितना मिलेगा, फाई एस। क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो जहां से स्टार्ट किए थे वापस से फाई एस आ गया, देखो यहां से स्टार्ट करे थे वापस से सेम पोजीशन में पहुंच गया जहां से हम लोगों ने स्टार्ट करा था। क्लियर हो गया, तो T1 पे देखो वापस पहुंच गए। तो बिल्कुल इसी तरीके से कॉन्सेप्ट दिया गया कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को एक सिंगल फेस की अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में बना सकते हैं, कंट्रोल सकते हैं, ठीक, जो कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली अगर मैं पूरे को कंक्लूड करूं तो हमारे पास एक सिंगल फील्ड थी फाई एस, स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी जो कि इस तरीके से रोटेट हो रही थी। और हमने क्या करा, ये जो डबल डिफरेंशियल फील्ड थ्योरी इसने कहा कि फाई एस को हम तोड़ सकते हैं किसमें, फाई फॉरवर्ड में प्लस फाई बैकवर्ड में, दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि क्या होगा, एक क्लॉकवाइज में जा घूम रही है और एक एंटी क्लॉक घूम रही है, एंटी क्लॉक, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रही हैं, और इनका जो फेजर सम होगा वो बराबर होगा फाई एस का किसी भी मोमेंट पे। ठीक है, और यहां से इन्होंने डबल डिफरेंशियल फील्ड थ्योरी से ये समझाया कि क्यों आपका जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो रोटेट नहीं हो पा रहा है जब तक उसे इनिशियल पुश नहीं दिया जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे खास बात याद रखने वाली क्या क्या चीजें वो पॉइंट बता दे रहा हूँ, ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अभी तक का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली है, ठीक है, नोट करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज जो फाई एस होगा वो फेजर सम होगा किसका, फाई फॉरवर्ड फील्ड का प्लस फाई बैकवर्ड फील्ड का किसी भी मूवमेंट पे। ठीक है, फेजर सम, एल्जेब्रिक सम नहीं। क्लियर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, इनमें से फाई एफ की जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर की डिवाइड बाई 2, और यही इक्वल होगा फाई बी के, यानी कि बैकवर्ड फील्ड और जो फॉरवर्ड फील्ड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और दोनों के दोनों कितना होगा, फाई एस बाई 2 होगा, एक पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट, जो फाई एफ होगी वो मैंने ली है, अगर फाई एफ जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने ली हुई है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो फाई बी होगी वो किस में होगी, वो होगी तुम्हारी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया, यहाँ पे ये हो गया। नाउ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है कि फॉरवर्ड फील्ड कौन सी होगी, तो फाई एफ, यानी कि फॉरवर्ड फील्ड होगी क्या, किसको हम लोग फॉरवर्ड फील्ड लेंगे, क्या ये हमेशा तय होगा, तो नहीं, फॉरवर्ड फील्ड कौन सी होगी, ये वो फील्ड होगी जिसमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में रोटर रोटेट होगा वो फील्ड, वो डायरेक्शन जो होगी वो फॉरवर्ड फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये होगी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रोटर, यानी कि रोटेशन या रोटर कह लो और रोटेशन। ठीक है, तो देखो जिस डायरेक्शन में रोटर रोटेट होगा, ठीक है, उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रोटर रोटेट होगा वो डायरेक्शन फॉरवर्ड फील्ड होगी, और जिस डायरेक्शन में रोटर रोटेट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन जो होगी वो बैकवर्ड फील्ड होगी। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपसे कहा जाए क्या फॉरवर्ड फील्ड हमेशा क्लॉकवाइज होगी और बैकवर्ड फील्ड हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास रोटर है, दिस वन इज द रोटर, और ये रोटर जो है वो इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो अब दो फील्ड होंगी, ठीक है, ये फाई एस है, ये दो पार्ट्स में टूटेगी, एक फील्ड होगी ये और एक फील्ड होगी ये। तो ये जो फील्ड होगी इन द डायरेक्शन ऑफ रोटर, ये हो जाएगी तुम्हारी फाई फॉरवर्ड, ठीक, और दिस वन इज द फाई बैकवर्ड। क्लियर हो गया। वहीं पे अगर मान लेते हैं सेम रोटर है मेरे पास, सेम रोटर,
ठीक है, और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो जो आपकी फील्ड देखो क्या होगा, आपकी फील्ड फाई एस सेम, फाई एस दो ही पार्ट्स में टूट रही होगी इस तरीके से। अब कौन सा फॉरवर्ड पार्ट होगा, तो ये वाला फॉरवर्ड हो जाएगा और ये वाला बैकवर्ड हो जाएगा। समझ में आ रही, गलती मत करना। यानी कि कौन सी डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी, कौन सी डायरेक्शन बैकवर्ड होगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि रोटर किधर रोटेट हो रहा है। अगर रोटर जिस डायरेक्शन रोटेट हो रहा है वही डायरेक्शन फॉरवर्ड फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन जो होती है वो बैकवर्ड फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है। क्लियर है? तो याद रखना, रोटर के रोटेशन की डायरेक्शन से फॉरवर्ड फील्ड और बैकवर्ड फील्ड की डायरेक्शन तय होती है। ठीक, तो रोटर देखो इधर जिस डायरेक्शन में रोटर को रोटेट कराएंगे वो डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक, तो ये फॉरवर्ड हो गई और दिस वन इज द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हो गया यहाँ पे, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, स्पीड की बात कर लें, वो कितनी होगी, तो स्पीड ऑफ रोटेशन, तो यानी कि स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग फील्ड्स, यानी कि किस स्पीड से ये फील्ड्स रिवॉल्व हो रही होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो फॉरवर्ड फील्ड है और जो बैकवर्ड फील्ड है ये किस स्पीड से रिवॉल्व हो रही होंगी। तो इनका आंसर है बहुत सिंपल सा है, जो बैकवर्ड फील्ड की स्पीड होगी वही बराबर होगी फॉरवर्ड फील्ड की स्पीड के, और ये इक्वल होंगे किसके, 120 f/p, जहां पे f क्या है, फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई, ठीक है, और p क्या है, पोल्स। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई और नंबर ऑफ पोल्स, ठीक, नंबर ऑफ पोल्स नंबर, ठीक है, तो नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, यानी कि अगर बात की जाए तुमसे दोनों फील्ड रोटेट हो रही हैं, एक क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, तो वो स्पीड क्या होगी उनकी, तो दोनों की स्पीड बराबर होगी, और दोनों की जो स्पीड होगी वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगी, यानी कि 120 f/p। किसके बराबर होगी, ये यही तो स्पीड होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडक्शन मोटर में, दिस वन इज द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो जो सिंक्रोनस स्पीड होगी उसी स्पीड पे दोनों फॉरवर्ड फील्ड और बैकवर्ड फील्ड दोनों उसी स्पीड से रोटेट होंगी। क्लियर हो गया? ठीक, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में मैंने सारी चीजें बताई हैं डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कैसे हमने एक फील्ड को दो फील्ड्स में तोड़ा, और उसके बाद मैंने उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिया, इसका क्या कहने का मतलब था वो मैंने आपको समझाया। देन हमने इसको फेजर डायग्राम से सीखा, बहुत डिटेल में हमने चर्चा करी इसके ऊपर कि कैसे फेजर डायग्राम से हम इसको समझ सकते हैं, फेजर रोटेशन से दोनों फील्ड के, और दोनों बातें इक्वली निकल के आई। देन हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे, और लास्ट में मैंने आपको बताया कि स्पीड और डायरेक्शन कैसे नापेंगे, कैसे हम कहेंगे कि कौन सी डायरेक्शन फॉरवर्ड है, कौन सी डायरेक्शन बैकवर्ड है। ठीक, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन अगर अनसॉल्व आपके मन में रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।